नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है यहाँ पर, जहाँ आपको हर किताब का सार हिंदी भाषा में मिलेगा। आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतर रहे हैं जो करोड़ों भारतीयों के लिए एक प्रेरणा रही है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा अग्नि की उड़ान, अंग्रेजी में विंग्स ऑफ फायर। जी हाँ, जिसे उन्होंने अरुण तिवारी जी के साथ मिलकर लिखा था। 1999 में आई थी ये किताब। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक मतलब वैज्ञानिक या राष्ट्रपति की कहानी भर नहीं है। ये तो उस सपने की कहानी है जो रामेश्वरम के तटों से उड़ा और आसमान तक पहुंचा। सही कहा। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम डॉक्टर कलाम के सफर को समझें, एक साधारण शुरुआत से लेकर भारत की स्पेस और मिसाइल प्रोग्राम के शिखर तक, उनकी चुनौतियां, उनकी सफलताएं और इस किताब के जो गहरे संदेश हैं उन पर गौर करें। क्योंकि जैसा हम मानते हैं, किताबें हमारी सच्ची दोस्त हैं। हाँ बिल्कुल, जो हमें रास्ता दिखाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु का रामेश्वरम, एक द्वीप शहर। जी, एक मध्यम वर्गीय तमिल मुस्लिम परिवार में। उनके पिता जैनुलाब्दीन, जैसा आपने बताया, बहुत पढ़े लिखे या धनी नहीं थे, नाव के मालिक थे और स्थानीय मस्जिद के इमाम भी। और माँ आशी अम्मा, एक स्नेही गृहिणी। किताब में डॉक्टर कलाम अपने बचपन के बारे में बताते हैं कि कैसे गरीबी तो थी, पर घर प्यार, अनुशासन और ईश्वर में गहरी आस्था से भरा था। हाँ, उनके पिता की सादगी, ईमानदारी और माँ की उदारता का उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वहीं से मिली उन्हें कड़ी मेहनत और अपनी जड़ों से जुड़े रहने की सीख। और बचपन से ही पढ़ने में तेज थे, खासकर गणित और विज्ञान में। जी, कहते हैं आसमान में उड़ते पक्षियों को देखकर ही उनके मन में उड़ान भरने की इच्छा जागी थी। अच्छा, और शायद वही इच्छा बाद में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की तरफ ले गई। हाँ, उनकी शिक्षा यात्रा भी अपने आप में एक कहानी है। रामेश्वरम में शुरुआती पढ़ाई हुई, फिर तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिकी में ग्रेजुएशन किया और 1955 में पहुंचे मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए। और यहीं पर वो बड़ी चुनौती आई, है ना, फाइटर पायलट बनने वाली बात। बिल्कुल, सपना था भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनने का। पूरी मेहनत की, परीक्षा दी, इंटरव्यू तक भी पहुंचे, लेकिन हुआ ये कि अंतिम लिस्ट में उनका नाम 9वें नंबर पर था और पद थे सिर्फ 8। ओह, बस एक रैंक से चूक गए। हाँ, ये तो बहुत बड़ी निराशा रही होगी। बहुत बड़ी। किताब में वो इसे जीवन की एक बड़ी निराशा बताते भी हैं। वो इतने निराश हुए कि ऋषिकेश चले गए, वहां स्वामी शिवानंद से मिले और कहते हैं कि गीता के उपदेशों से उन्हें निराशा से उभरने और अपने भाग्य को स्वीकार कर नए रास्ते पर चलने की प्रेरणा मिली। ये घटना दिखाती है कि कैसे एक बड़ी असफलता भी जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन सकती है। सही कहा, दृढ़ता और नियति को स्वीकार करने का सबक मिला उन्हें। तो पायलट बनने का सपना तो टूटा, पर शायद किस्मत ने कुछ बड़ा सोच रखा था। यहीं से उनका वैज्ञानिक करियर शुरू हुआ फिर। बिल्कुल, इस निराशा के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 1958 में वे DRDO से जुड़े। वहां वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ADE में सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बने। एक छोटे होवरक्राफ्ट के डिजाइन पर काम किया, पर वो खुद बताते हैं कि पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। लगता था कि अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहे। अच्छा। फिर आया 1969, जब उन्हें इसरो भेजा गया, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जो उस समय प्रोफेसर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में बस आकार ले ही रहा था। ये उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट था। और इसरो में उनका काम तो इतिहास बन गया, खासकर वो SLV-3 परियोजना। उसके बारे में थोड़ा और बताइए, वो इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी? SLV-3 यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। देखिए, ये भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान था। समझिए, उस समय भारत के पास अपना सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने की तकनीक नहीं थी। हम दूसरों पर निर्भर थे। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। SLV-3 का लक्ष्य ही था भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। ये एक बहुत बड़ी तकनीकी और कह सकते हैं मैनेजमेंट की चुनौती थी। डॉक्टर कलाम को इस बड़े प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बनाया गया। हजारों लोगों की टीम रही होगी। जी हाँ, हजारों इंजीनियर और वैज्ञानिक दिन रात काम किया। किताब में वो उन शुरुआती विफलताओं का भी जिक्र करते हैं। 1979 में पहला प्रयास असफल रहा था। सैटेलाइट सीधा बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। ओहो, ये तो टीम के लिए बहुत बड़ा झटका रहा होगा। बहुत बड़ा। टीम का मनोबल बनाए रखना कितना मुश्किल हुआ होगा, सोचिए। हाँ। और यहीं पर डॉक्टर कलाम के नेतृत्व की असली परीक्षा थी। किताब में एक बहुत ही प्रेरणादायक घटना है। जब पहली उड़ान फेल हुई
तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तब इसरो चेयरमैन थे प्रोफेसर सतीश धवन। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी खुद ले ली। डॉक्टर कलाम और उनकी टीम का बचाव किया, कहा कि ये हमारी कमी थी। वाह, ये होता है लीडरशिप। बिल्कुल। और फिर जब ठीक 1 साल बाद 18 जुलाई 1980 को SLV-3 ने सफलतापूर्वक रोहिणी सैटेलाइट को ऑर्बिट में स्थापित कर दिया, तो प्रोफेसर धवन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर कलाम को आगे किया, कहा कि आप संबोधित कीजिए। कमाल है, विफलता में ढाल बने और सफलता का श्रेय टीम को दिया। जी, इस अनुभव ने डॉक्टर कलाम को टीम वर्क, असफलता से सीखने और दृढ़ता का एक अमूल्य पाठ पढ़ाया। और SLV-3 की सफलता ने भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल कर दिया जिनके पास अपनी लॉन्च क्षमता थी। ये सिर्फ एक तकनीकी जीत नहीं थी, ये भारत के आत्मविश्वास की उड़ान थी। एकदम सही, आत्मनिर्भरता की तरफ एक बड़ा कदम। और प्रोफेसर साराभाई, प्रोफेसर धवन जैसे मेंटर्स का उनके जीवन पर बहुत गहरा असर रहा, जैसा वो बताते हैं। खैर, ISRO की इस बड़ी कामयाबी के बाद उनका अगला पड़ाव फिर से DRDO था, है ना? और वहीं उन्हें मिसाइल मैन की पहचान मिली। सही कहा आपने। 1982 में डॉक्टर कलाम वापस DRDO लौटे, ISRO की सफलता के बाद, लेकिन इस बार एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ। उन्हें भारत के महत्वाकांक्षी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGMDP का चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया गया। IGMDP, इसका उद्देश्य क्या था? इसका सीधा उद्देश्य था मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना। यह सिर्फ 1-2 मिसाइल बनाने का प्रोग्राम नहीं था। ये कम दूरी से लेकर मध्यम दूरी तक की अलग अलग तरह की मिसाइलों का, जैसे सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एंटी टैंक, इनका एक पूरा इकोसिस्टम विकसित करना था। अच्छा, मतलब एक व्यापक कार्यक्रम था ये। जी, और सामरिक दृष्टि से ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उस समय हम अपनी रक्षा जरूरतों के लिए काफी हद तक विदेशों पर निर्भर थे। और इसी IGMDP के तहत अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों का विकास हुआ। जी हाँ, IGMDP के तहत 5 मुख्य मिसाइल सिस्टम पर काम शुरू हुआ: पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। इनमें से अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के सफल परीक्षण ने भारत की रक्षा क्षमताओं को एक बिल्कुल नई ऊंचाई दी, दुनिया भर का ध्यान खींचा। अग्नि मिसाइल का विकास तो काफी चुनौतीपूर्ण रहा होगा। हाँ, विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण था। इसमें SLV-3 के अनुभव का भी इस्तेमाल किया गया था। इन सफलताओं के पीछे डॉक्टर कलाम का नेतृत्व, उनकी टीम को मोटिवेट करने की क्षमता और जटिल प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने का कौशल था। और तभी मीडिया ने उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहना शुरू कर दिया। बिल्कुल, और ये नाम उनकी पहचान बन गया। तो ये चरण सिर्फ मिसाइलों के विकास का नहीं था, ये भारत के वैज्ञानिक और तकनीकी कौशल का प्रदर्शन था और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने का प्रतीक बन गया। मिसाइल मैन के तौर पर तो वो स्थापित हो गए, लेकिन उनका योगदान सिर्फ मिसाइलों और रॉकेटों तक ही सीमित नहीं था। किताब का जो अंतिम हिस्सा है वो उनके इसी व्यापक दृष्टिकोण पर रोशनी डालता है, भारत के भविष्य के लिए उनका सपना, उनका विजन। बिल्कुल, डॉक्टर कलाम सिर्फ एक वैज्ञानिक या इंजीनियर नहीं थे, वो एक दूरदर्शी विचारक भी थे। अग्नि की उड़ान के बाद भी उनकी दूसरी किताबों में, जैसे इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, उन्होंने इस पर विस्तार से लिखा। हाँ, इंडिया 2020। वो एक ऐसे भारत का सपना देखते थे जो 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाए। उनका मानना था कि भारत के पास क्षमता तो अपार है, जरूरत है उसे सही दिशा देने की। और उनके इस विजन के स्तंभ क्या थे? मतलब किन चीजों पर वो जोर देते थे? अगर हम उनके विजन को बड़ी तस्वीर में देखें तो 3 मुख्य स्तंभ थे। पहला, टेक्नोलॉजी का विकास और उसका उपयोग, वो इसे प्रगति का इंजन मानते थे। दूसरा, शिक्षा, खासतौर पर गुणवत्ता वाली और मूल्यों पर आधारित शिक्षा, इससे वो सामाजिक बदलाव की कुंजी मानते थे। और तीसरा शायद युवा शक्ति। एकदम सही, तीसरा युवा शक्ति का सशक्तिकरण। वो युवाओं को भारत का भविष्य मानते थे, उन्हें हमेशा बड़े सपने देखने और उन्हें हासिल करने के लिए प्रेरित करते थे। और उनका वो प्रसिद्ध मंत्र भी तो इसी सोच को दिखाता है, सपने देखो क्योंकि सपने विचारों में बदलते हैं और विचार कर्म में परिणत होते हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, उन्होंने तो इसे जी कर दिखाया। हाँ, रामेश्वरम में उड़ान का सपना देखने से लेकर मिसाइल बनाने और फिर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचना, उनकी पूरी यात्रा इसी मंत्र का सबूत है। और इसका मतलब क्या है, मतलब सपने विचारों में और विचार कर्म में? हाँ, देखिए, इसके मायने बहुत गहरे हैं। ये सिर्फ इच्छा करने या सोचने भर की बात नहीं है। पहला कदम है सपना देखना, एक बड़ा लक्ष्य तय करना, ये कल्पना की उड़ान है। दूसरा कदम है उन सपनों को ठोस विचारों, योजनाओं में बदलना,
इसके लिए ज्ञान चाहिए, विश्लेषण, रणनीति चाहिए। और सबसे जरूरी और निर्णायक कदम है उन विचारों पर अमल करना, यानी कर्म। एक्शन। बिना एक्शन के, बिना प्रयास के सपने और विचार तो बस कल्पना ही रह जाते हैं। सही बात है। डॉक्टर कलाम का जीवन दिखाता है कि कैसे उन्होंने हर कदम पर, चाहे SLV3 की विफलता हो या IGMDP की चुनौतियां, सपनों को पहले विचारों में बदला और फिर उन विचारों को हकीकत बनाने के लिए अथक परिश्रम किया, कर्म किया। और यह सिद्धांत सिर्फ व्यक्तिगत जीवन पर नहीं, किसी भी संगठन या राष्ट्र की प्रगति पर भी लागू होता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा और अग्नि की उड़ान से मिलने वाली सीखों को समेटने की कोशिश करें, तो कौन सी मुख्य बातें निकल कर आती हैं? मेरे ख्याल से इस किताब और डॉक्टर कलाम के जीवन से कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। पहला और सबसे जरूरी सबक है बड़े सपने देखने का साहस। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, रामेश्वरम का एक साधारण लड़का भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। बिल्कुल। दूसरा सबक है दृढ़ता और असफलताओं से सीखना। फाइटर पायलट न बन पाने की निराशा या SLV3 की शुरुआती विफलता, इन चीजों ने उन्हें रोका नहीं बल्कि और मजबूत बनाया। हाँ, असफलता अंत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि सफलता की राह का एक हिस्सा है जिससे सीखकर आगे बढ़ना है। तीसरा सबक है टीम वर्क और प्रेरणादायक नेतृत्व का महत्व। ISRO और DRDO की सफलताएं किसी एक व्यक्ति की नहीं थीं, वो हजारों लोगों के सामूहिक प्रयास और डॉक्टर कलाम जैसे नेताओं की प्रेरणा का नतीजा थी। वो प्रोफेसर धवन वाला किस्सा इसका बेहतरीन उदाहरण है। जी हाँ, विफलता की जिम्मेदारी खुद लेना और सफलता का श्रेय टीम को देना। और चौथा सबक है सच्ची देशभक्ति, जो नारों में नहीं बल्कि राष्ट्र की प्रगति और आत्मनिर्भरता के लिए चुपचाप अपना बेस्ट देने में है। डॉक्टर कलाम का पूरा जीवन ही देश सेवा का पर्याय है। बहुत खूब। और इन सभी बातों को डॉक्टर कलाम का एक बहुत प्रसिद्ध कोट भी है जो खूबसूरती से समेटता है। सपने वो नहीं है जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। पहले वाला भी उतना ही अच्छा था। सपने सच हो, इससे पहले आपको सपने देखने होंगे। तो इसका क्या मतलब है? सीधा सा मतलब है कि असली सपने, असली लक्ष्य वो होते हैं जिनके लिए आप इतने पैशनेट हों कि वो आपको चैन से बैठने ना दें, आपको उन्हें हकीकत बनाने के लिए प्रेरित करते रहें। हाँ, ये कोट उनकी पूरी जीवन यात्रा का सार है। रामेश्वरम के तट पर देखा गया उड़ान का सपना, भारत को रक्षा और अंतरिक्ष में आत्मनिर्भर बनाने का मिशन, और फिर राष्ट्रपति के रूप में देश के युवाओं को प्रेरित करना, सब कुछ उन सपनों की ही देन थी जो उन्हें सोने नहीं देते थे। तो आज हमने डॉक्टर कलाम की इस असाधारण जीवन यात्रा और उनकी आत्मकथा अग्नि की उड़ान से निकले कुछ अनमोल रत्नों पर बात की। हमने देखा कि कैसे रामेश्वरम की गलियों से निकलकर एक बालक ने अपनी लगन, मेहनत और कभी न हार मानने वाले जज्बे से भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी को नई ऊंचाइयां दी और अंततः देश के सर्वोच्च पद को सुशोभित किया। उनकी कहानी वाकई में दृढ़ संकल्प, ज्ञान की प्यास और राष्ट्र के प्रति गहरे समर्पण की एक मिसाल है। हाँ, वाकई। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार बिंदु छोड़ना चाहूंगा। डॉक्टर कलाम का ये सिद्धांत कि सपने विचारों में बदलते हैं और विचार कर्म में, ये आज हमारे अपनी जीवन में कैसे प्रासंगिक हो सकता है। चाहे वो हमारे करियर का कोई लक्ष्य हो, कोई नया हुनर सीखने की इच्छा हो, या समाज के लिए कुछ करने का इरादा हो, हम कैसे अपने सपनों को सिर्फ ख्यालों तक ही ना रखें, उन्हें ठोस योजनाओं में बदलकर उन पर अमल कैसे करें। सोचने वाली बात है। डॉक्टर कलाम का जीवन हमें यही सिखाता है कि प्रेरणा लेना जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है उस प्रेरणा को कर्म में बदलना। हम उनके जीवन से क्या सीखकर उसे अपने रोजमर्रा के कामों और लक्ष्यों में शामिल कर सकते हैं, ये सवाल मैं श्रोताओं के लिए छोड़ रहा हूँ। बहुत अच्छा सवाल है। आशा है कि आप सभी को ये चर्चा पसंद आई होगी। धन्यवाद और सीखना जारी रखें।